मेरा एमपी मेरा हलका में अब तक आपने देखा रोहतक संसदीय क्षेत्र में आने वाले सभी 9 हलकों का सूरत हाल और वहां पर सांसद की ओर से किए गए विकास के सभी काम। इसके साथ ही हमने बात की 2 बार से लगातार रिकॉर्ड तोड़ मतों के साथ जीत रहे सांसद दीपेंद्र हुड्डा की मुख्य उपलब्धियों की। दीपेंद्र हुड्डा ने अपने प्रयास और अपने पिता की मदद के चलते आज पूरे रोहतक लोकसभा सीट की तस्वीर बदल कर रख दी है। साथ ही हमने बात की रोहतक संसदीय क्षेत्र के उन मुद्दों की जिन्हें लेकर उनके विरोधी सांसद दीपेंद्र हुड्डा को अगले लोकसभा चुनाव में निशाना बना सकते हैं। आइए अब दिखाते हैं आपको रोहतक संसदीय सीट से टिकट के दावेदारों की रेस में कौन कौन शामिल है। साथ ही रोहतक संसदीय क्षेत्र की जनता ने अपने सांसद दीपेंद्र हुड्डा को उनके कार्यकाल में उनकी कारगुजारी के लिए कितने स्टार दिए हैं। सरकार उसकी बनेगी। लोकसभा चुनाव की आहट के साथ ही सभी दलों ने जीत की संभावना को लेकर राजनीतिक गोटियां बिछानी शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर टिकट की दावेदारी के लिए भी कई नेता सामने आने लग गए हैं। सरकार उसकी बनेगी। हरियाणा की राजनीति की दिशा और दशा तय करने वाली रोहतक लोकसभा सीट पर पूरे प्रदेश के नेताओं की नजर टिकी है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा हैट्रिक की तैयारी में है। समूचा विपक्ष उन्हें घेरने की रणनीतियां बना रहा है। बड़ा सवाल यही है कि पिछले 3 चुनावों से लगातार जीतती आ रही कांग्रेस अपने किले को बचाने में कामयाब रहेगी या नहीं। तीसरी बार सरकार बनाकर यहीं इकट्ठे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दीपेंद्र हुड्डा आत्मविश्वास से लबरेज नजर आते हैं। 2004 और 2009 के लोकसभा चुनावों में शानदार जीत के साथ वो साबित कर चुके हैं कि अपने परिवार की विरासत संभालने में वो पूरी तरह सक्षम हैं। लेकिन सियासी पंडितों की माने तो 2014 के चुनाव में मुकाबला कांटे का होगा और दीपेंद्र हुड्डा को इस बार रोहतक संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीतना इतना आसान नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर मजबूत है और हरियाणा की शक्ति पूरे देश में मैं समझ सकता हूं कि आज दिखाई दे रही है। महम चौबेसी का जो चबूतरा था वहाँ पर तूती बोलती थी, जो देवीलाल के नाम पे वहाँ पर लोग जान न्यौछावर करते थे। महम चौबेसी रोहतक लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा पड़ता है। उस वक्त उनके मन में एक ऐसी भावना पैदा होगी जो देवीलाल के साथ नहीं रही और वहाँ की अब सोनीपत और रोहतक का बाई चांस फिर ऐसा रहा क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहाँ के एमपी बनते रहे। अब 2 बार से इनके बेटे वहाँ पर भूपेंद्र, तो इनकी एक प्रकार से वो होम सीट सी बन गई है। अब इस वक्त जो है हरियाणा की राजनीति जो लोकसभा 2014 होने वाले हैं, फिर दीपेंद्र सिंह हुड्डा को फिर एक और चुनौती आ रही है। इस बार की चुनौती जो ताज़ा जो नई पार्टी 1 साल से बनी है आम आदमी पार्टी, उसके एक कैंडिडेट वहाँ पर उतरने वाले हैं। ऐसे ही INLD और बीजेपी के भी दूसरे नए नेता जो पहले कम से कम चुनाव लड़ते रहे, इस बार शायद उनका भी परिवर्तन होगा वहाँ पर। और फिर एक और जैसे 1991 में राजनीति बदली थी, हो सकता है 2014 के चुनाव में भी रोहतक कुछ नए संदेश दे। वजह बिल्कुल साफ है। रोहतक सीट पर जाट मतदाताओं का हमेशा से बोलबाला रहा है। इतिहास गवाह है कि रोहतक के मतदाता कई फैसले सिर्फ अपने दिल और भावनात्मक लगाव से लेते हैं। यही वजह है कि राजनीति के जानकार भी मानते हैं कि इस बार यहाँ पर जाट वोटरों का झुकाव किस ओर जाएगा, इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने काम तो काफ़ी करे, दीपेंद्र हुड्डा ने भी बहुत काम करे, दोनों बाप बेटा ने काम तो बहुत करे, लेकिन कुछ नीतियाँ कुछ ऐसी हो रही है कि वही समीकरण है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो जाट का पता नहीं चलता किधर जाएंगे, कह नहीं सकते किधर जाएंगे, क्योंकि जाट आरक्षण भी रोहतक से ज़्यादा उपजा है और उसके हक में भी है कि केंद्र में आरक्षण दे देंगे, लेकिन वो मैच्योर नहीं हो रहा और आरक्षण के बाद भी जाटों का क्या रुख होगा कुछ नहीं कह सकते।
हरियाणा में अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें विकास कम, जातिगत समीकरण ज्यादा हावी रहे हैं। यही वजह है कि आज जहां एक तरफ सांसद हुड्डा की तरफ से किए जा रहे विकास के दावे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके विरोधी इस बात को लेकर शतरंज की बिसात पर गोटियां बिछाने में जुटे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा को किन समीकरणों के तहत मात दी जाए। यही कारण है कि 2014 लोकसभा चुनाव के सियासी मैदान को लेकर सभी पार्टियों की तरफ से दावेदारों के कई नाम सामने आने लगे हैं। रोहतक लोकसभा सीट पर कांग्रेस की तरफ से टिकट के दावेदारों में सिर्फ एक ही नाम है और वो नाम है सांसद दीपेंद्र हुड्डा का। इसमें किसी को शायद ही कोई शक होगा कि कांग्रेस के टिकट पर हैट्रिक लगाने के लिए मुख्यमंत्री के बेटे दीपेंद्र हुड्डा चुनावी मैदान में होंगे। दिन रात अपना घर संसार लगा के वही एक भावना से कोशिश करी है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे क्षेत्र में काम हो, विकास हो, जिसका जितना कुछ भला उसका भला हो और अपना एरिया डेवलपमेंट के मामले में आगे जाए। जबकि सूबे के सबसे ताकतवर मंत्री के बेटे दीपेंद्र हुड्डा को घेरने के लिए भी दूसरी पार्टियों से कई दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं। देखिए, इनेलो का तो इतना असर नहीं है यहाँ पे, और ये मान के चलो कि भाजपा का उम्मीदवार लड़ेगा, भाजपा का गठबंधन से भाजपा का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा और तिकोना मुकाबला यहाँ पे वैसे तिकोना होगा, चौटाला के उम्मीदवार भी होंगे, पर मुख्यतः भाजपा के उम्मीदवार दीपेंद्र हुड्डा और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के बीच में। वहाँ से अभिमन्यु जो पहले चुनाव लड़ चुके हैं वैसे हार भी चुके हैं, नरेश मलिक विधायक रह चुके हैं, एक ओम प्रकाश धनखड़ किसान मोर्चा में काफ़ी सक्रिय हैं, और पीछे थोड़ी ऐसी भी चर्चा चली है कि कोई नई पर्सनैलिटी लाए, मतलब वीरेंद्र सहवाग जो क्रिकेट प्लेयर हैं उनको भी लाने की सोच चल रही है भाजपा की तरफ से। रोहतक लोकसभा सीट पर कांग्रेस की तरफ से जिन दावेदारों के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं उनमें एक नाम है कैप्टन अभिमन्यु का, तो वहीं दूसरा नाम है हसनगढ़ के पूर्व विधायक नरेश मलिक का। रोहतक में कभी इंडियन नेशनल लोकदल की तूती बोलती थी, लेकिन आज रोहतक का सियासी समीकरण पिछले कई दशकों से इनेलो के खिलाफ जा रहा है। ऐसे में इनेलो की कोशिश एक बार फिर से राजनीति के केंद्र कहे जाने वाले रोहतक को फतेह कर इस पर दोबारा अपना कब्जा जमाने की होगी। इनेलो से टिकट के दावेदारों की रेस में जो नाम निकलकर सामने आ रहा है उनमें जिला अध्यक्ष सतीश नांदल और पिछले दिनों पार्टी में शामिल हुए शमशेर खरकड़ा का नाम है, जिस पर आने वाले चुनाव में इनेलो अपना दांव लगा सकती है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ जाएंगे। शमशेर सिंह जी खरकड़ा जो है हमारे बहुत पुराने साथी हैं, इनका और हमारा ये बात ठीक है कि राजनीतिक तौर पे हम अलग अलग जरूर हो गए थे, लेकिन सामाजिक और पारिवारिक तौर पे हमारे रिश्ते हमेशा उसी तरह के बने। और हो सकता है कि कहीं मेरे में कभी कमी रही हो, उसकी वजह से हमारी ये दूरी इतने ज़्यादा दिन तक रही, या हो सकता है कोई और उसके कारण हो गए होंगे। लेकिन आज क्योंकि हालात इस किस्म के हैं कि राजनीतिक लड़ाई में अगर हम अलग अलग रह करके लड़ेंगे तो फिर ये कांग्रेसी फायदा उठा जाएंगे, इसलिए हमने ये तय कर लिया कि हम मिल करके लड़ेंगे। और आज उसी की वजह से पूरे मैम 24 ने इनको इस बात के लिए अधिकृत किया कि आप जो फैसला करेंगे हम आपके साथ। आज पंचायती योद्धाओं ने मुझे आदेश दिया है कि मैं इंडियन नेशनल लोकदल में 18 साल बाद पुनः अपने घर में शामिल हूं और संघर्ष करूं लोकदल पार्टी में रह के भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेईमानी के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। और मैं ये मेरा निर्णय नहीं है, आज लोकदल पार्टी में शामिल होना ये मेरा निर्णय नहीं है। आज ये निर्णय महम 24 अठगामा पंचायत के योद्धाओं का है, मैंने उस पर फूल चढ़ाए हैं। ये निर्णय मानने के लिए मैं ना भी चाहूँ मानना तो मैं मानने के लिए बाध्य हूँ, क्योंकि इन्हीं योद्धाओं की वजह से आज मैं राजनीति में। और तुम्हारा विश्वास। इसके अलावा दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपना करिश्मा दिखा चुकी आम आदमी पार्टी भी यहां अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना सकती है। आम आदमी पार्टी ने पहली चुनावी रैली के लिए रोहतक को चुनकर इसके संकेत भी दे दिए हैं। स्टेट गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करते हैं, मुख्यमंत्री के बेटे हैं, इसलिए ज्यादा आपको तवज्जो मिलती है, क्या इसका ये सही है या गलत है? इसमें मैं समझता हूँ कि जहाँ तक सारे राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स की बात है, वो तो राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स में तो लोकसभा में खुला दंगल होता है, उसमें सभी बड़े छोटे प्रदेशों के सांसद
कूदते हैं और अपना वो कुछ ना कुछ निकाल के लाते हैं। जैसे आज मैं आपसे बात कर रहा था कि 4 ट्रेनें भी आई, उसमें से एक हमारी है, 3 ट्रेनें आई, उसमें से एक हमारी। ये एक अपने आप में मैं समझता हूँ कि ये कहना, हाँ ये बात सही है कि जो है मुख्यमंत्री जो है वो हमारे क्षेत्र के हैं और इसीलिए उनका एक बहुत बड़ा जो है योगदान यहाँ के हमेशा रहा है और रहेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लगता है यूपीए थर्ड आ सकती है सेंटर में? मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे लोग इस बात को समझेंगे कि जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, उनके प्रधानमंत्री के उम्मीदवार की बात है, वो मैं समझता हूँ कि बहुत से बयान और बहुत से काम वो राजनीतिक स्वार्थ के चलते करते हैं। उनका राजनीतिक स्वार्थ और उनको जो एक कुर्सी दिखाई दे रही है उसके चलते वो सच को झूठ बोल के सांप्रदायिकता की सोच, देश को तोड़ने की सोच अपने राजनीतिक लाभ के लिए, तो वो उनका लोग धीरे धीरे उनको समझ पा रहे हैं, मेरा मानना है। और उस दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी जो कि गरीब के लिए बात उठाती है, दलित के लिए बात उठाती है, पिछड़े वर्गों के लिए बात उठाती है, किसान की और गरीब की पार्टी। जहां तक बीजेपी और नरेंद्र मोदी की बात है, वो कॉर्पोरेटों की बात स्पष्ट तौर से उठाते हैं। तो ये धीरे धीरे लोग इस बात को समझ रहे हैं और मुझे उम्मीद है, और जहां तक राहुल जी की बात है, सब मानते हैं एक बात की उनकी नीयत बिल्कुल साफ है। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। वो राजनीतिक स्वार्थ की वजह से वो ये झूठ नहीं बोल सकते कभी, जिस प्रकार से मोदी जी अपना झूठ बोलने का काम करते हैं। तो ये बातें धीरे धीरे हरियाणा में परफॉर्मेंस आपको लगता है 2009 जैसी है, आने वाले समय में कांग्रेस के पक्ष में लोग साथ देंगे। हरियाणा की बात करें तो कुछ आपके साथी सांसद भी थे, राविंदर जी थे, कई नेता पार्टी छोड़ के गए हैं, तो हरियाणा में परफॉर्मेंस आपको लगता है 2009 जैसी? मैं समझता हूँ जहां तक हरियाणा की बात है, इसमें कोई संशय नहीं है कि पिछले 8 वर्षों के अंदर हरियाणा विकास के मामले में आगे गया, देश के अग्रणी राज्यों में से एक गया। और उससे बड़ी बात यह है कि एक अच्छी नीयत से सबको साथ लेके चलने का प्रयास किया है, हरियाणा को केवल आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और कुछ लोग अपने राजनीतिक कारणों की वजह से पार्टी कोई छोड़ सकता है, कोई पार्टी में आ सकता है, वो बात राजनीति में चलती रहती है, प्रजातंत्र में चलती रहती है। मगर ये जो एक ठोस सत्य है कि जिस नीयत से काम हुआ है, हरियाणा विकास के मामले में आगे बढ़ा है, आज पूरे देश में जब इस साल के अंत में हरियाणा में चुनाव होंगे, कांग्रेस पार्टी का परचम हरियाणा में लहराएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आपसे ही आपकी परफॉर्मेंस के बारे में पूछा जाए तो कैसी परफॉर्मेंस बनती है, ये कुछ रह गया बाकी जो आगे? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैंने अपनी ओर से जो किसी भी आदमी के पास जो है कुछ करने की एक होती है क्षमता और होती है मेहनत, तो अपनी क्षमता से, अपनी मेहनत से दिन रात एक करके अपना सब कुछ लगा के मैंने यही कोशिश करी है कि मेरा लोकसभा क्षेत्र विकास के मामले में देश में आगे पहुंचे। कहीं ना कहीं हमारा भी उदाहरण लिया जाए, एक बात हो, बहुत से काम हुए हैं, बहुत से काम नहीं भी हुए होंगे, मगर मैंने अपनी तरफ से जो कोशिश हो सकती थी, जो मेहनत हो सकती थी, मैंने जो है किसी बात की परवाह ना करते हुए वो मैंने मेहनत करी है। आगे लोगों को फैसला करना है। अच्छा, एक चीज और है, इस बार सबसे बड़ा आपके सामने चुनौती आपका ही रिकॉर्ड है पुराना, 2009 में आपने जो वोट लेकर बनाया था। मैं देखिए, मैं जो है ये बात सही है कि 2009 में बहुत बड़ा आशीर्वाद लोगों ने दिया था, और वही कारण है कि भाई उस इतना बड़ा आशीर्वाद लोगों ने दिया था कि दिन और रात मेरे को वही दिखाई देता था कि इतना बड़ा आशीर्वाद दिया, इसके बाद मैं कहीं उपेक्षाओं पे खरा उतरूं ना उतरूं, तो उसी को लेके मैं जो है मैं समझता हूं कि आप जो है मैं अपनी तरफ से मैंने चलने की कोशिश करी। अब बाकी आगे जो होगा वो तो लोग फैसला करेंगे। ये थे दीपेंद्र सिंह हुड्डा। इनका साफ कहना कि इन्होंने अपने कार्यकाल में जो काम किए हैं उसी के आधार पर ये आगामी चुनाव में जाएंगे। धीरेन्द्र कुमार, फोकस टीवी, रोहतक। आइए अब देखते हैं सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के कामकाज का आकलन कर रोहतक संसदीय क्षेत्र की जनता ने उन्हें दिए हैं कितने स्टार। रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा के दावों की हकीकत जानने के लिए फोकस टीवी हरियाणा की टीम इस लोकसभा क्षेत्र के सभी हलकों में गई। हमारी टीम ने लोगों से बात करके उनके दावों की हकीकत को जानने की कोशिश की। सांसद दीपेंद्र हुड्डा के कामकाज को परखने के लिए हमने 5 कसौटियां तय की हैं। पहली कसौटी है सांसद की लोकसभा क्षेत्र में उपलब्धता। दूसरी कसौटी है सांसद में एमपी की कारगुजारी। संसदीय क्षेत्र में विकास कार्य तीसरी कसौटी है। चौथी कसौटी संगठन के साथ तालमेल और एकजुटता है। और 5वीं कसौटी है सांसद की छवि और लोकप्रियता।
भाई दीपेंद्र हुड्डा की। आइए अब देखते हैं कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने दीपेंद्र हुड्डा के कार्यकाल को कैसे आंका है। संसद के अंदर और संसद के बाहर सांसद की कारगुजारियों के लिए जनता ने उन्हें क्या रेटिंग दी है। सबसे पहले बात करते हैं संसदीय क्षेत्र में उपलब्धता की। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों के लिए तरक्की के काफी प्रयास किए हैं। उनका काम दिखता भी है। उन्होंने कई हलकों में जाकर लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। सब कुछ लगा के मैंने यही कोशिश करी है कि मेरा लोकसभा क्षेत्र विकास के मामले में देश में आगे पहुंचे। कहीं ना कहीं हमारा भी उदाहरण लिया जाए, एक बात हो। बहुत से काम हुए हैं, बहुत से काम नहीं भी हुए होंगे, मगर मैंने अपनी तरफ से जो कोशिश हो सकती थी, जो मेहनत हो सकती थी, मैंने जो है किसी बात की परवाह ना करते हुए वो मैंने मेहनत करी है। आगे लोगों को फैसला करना है। उसके बावजूद संसदीय क्षेत्र के कई हलकों के लोग मानते हैं कि एक सांसद के रूप में उन्होंने निजी तौर पर अपनी उतनी उपस्थिति नहीं दिखाई जितनी सांसद महोदय को दिखानी चाहिए। रोड की बहुत समस्या हो रही है। पुराना रोड हमारा बिल्कुल ठप पड़ा है और शहर का भी पोजीशन खराब हो रही है और कुछ और ज्यादा विकास होना चाहिए, वो नहीं हुए। यहाँ देखते हैं समस्याओं का अंबार लगा ही रहता है। और जैसे शहर की व्यवस्था है, शिविरों की व्यवस्था है, या कहीं किसी बात की रख रखाव की व्यवस्था है, तो सब अव्यवस्था ही ज्यादा दिख रही है। इसलिए जनता ने संसदीय क्षेत्र में उपलब्धता को लेकर सांसद दीपेंद्र हुड्डा को आधा स्टार दिया है। जहां तक संसद में कारगुजारी का सवाल है, तो सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने रोहतक की जनता की आवाज और उनके मुद्दों को जोरदार तरीके से रखा। अपने संसदीय क्षेत्र के मुद्दों को काफी हद तक सुलझाने में वे कामयाब भी रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा की संसद के अंदर भी दमदार उपस्थिति रही है। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान रोहतक के लिए कई प्रोजेक्ट भी मंजूर कराए हैं। तो मुझे इस बात की संतुष्टि है, खुशी है कि इस रेल बजट में कई जो हमारी मांगे हैं उनको स्वीकृति मिली है। और ये जो रेल बजट की जो स्पीच है, ये मैं आपको स्पीच अभी देता हूँ। जैसे मेमू ट्रेन्स हैं, अब मेमू ट्रेन्स पूरे देश में 4 मेमू ट्रेन्स आई हैं। 4 में से दिल्ली रोहतक एक है। दिल्ली रोहतक पैसेंजर 2 बार एक्स्ट्रा, जो अभी 1 बार चल रही है वो 3 बार चलेगी दिन में। जो EMU जिसे बोलते हैं, जो अपना कम समय में, और जो है इलेक्ट्रिक ट्रेन जो बोलते हैं। तो ये एक बड़ी बात है, क्योंकि ये कोई हरियाणा का बजट नहीं है कि 4 में से 1। ये जो है अगर 540 सांसद हैं तो 4 में से 1 का मतलब 125 सांसदों का एक नंबर आता है। और हरियाणा में भी इतनी सीटें नहीं। इसी प्रकार से डेमू ट्रेन 3 ही देश में आई है। डेमू ट्रेनें 3 ही देश में आई हैं, जिसमें से रेवाड़ी रोहतक डेली एक है, अगर आप देखेंगे। और ये भी कोई अपना जो है कहते हैं, ये तो हमारे देश का बजट है। दीपेंद्र हुड्डा हमारे सांसद हैं और पूरे लोकसभा क्षेत्र के लिए वो पूरी जी जान से जुटे रहते हैं और हमारे पूरे लोकसभा क्षेत्र की आवाज़ संसद के अंदर उठाते हैं। और मैं समझता हूँ आज तक मैंने तो पूरे हिंदुस्तान में ऐसा सांसद नहीं देखा जो इतनी लगन से जो जनता के बीच में रह करके लोगों के काम करवाता है। पहले रेल लाइन का बजट, दूसरी बात फिर ITI का निर्माण, मिनी सेक्रेटरीट का निर्माण, और अपना किशनगढ़ से गाँव तक 4 लाइन का निर्माण, और हिसार से दिल्ली से हिसार तक का 4 लाइन का काम जो भी चल रहा है। और हम बहुत खुश हैं MP साहब से, और आगे भी हमें यही उम्मीद है कि MP साहब इसी तरह लगे रहेंगे। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने वे कार्य किए हैं जो आज तक का ऐतिहासिक बन गए हैं, जिनकी कभी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। ऐसे ऐसे काम सांसद दीपेंद्र हुड्डा के कर कमलों द्वारा हमारे बहादुरगढ़ हल्के में हैं। सबसे बड़ा काम है मेट्रो को बहादुरगढ़ तक जोड़ना। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। ये सांसद दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा सरकार के अथक प्रयास द्वारा ये हुआ है। फिर हमारा जो बाईपास निर्माण,
दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेल को इसको रोहतक से जोड़ना, ये भी भादुगढ़ के लिए बहुत बड़ा काम था। रेलवे का लाइन पार के लिए अंडरपास, 2 अंडर ओवर ब्रिज और एक रेलवे की ज़मीन में पार्क विकसित कराना, ये सबसे प्रमुख जो सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी के कार्यकाल में हुए हैं, जिनको लोगों में बहुत ज़्यादा उस चीज़ का खुशी का माहौल भी है। इसलिए रोहतक संसदीय क्षेत्र की जनता से सांसद दीपेंद्र हुड्डा को सांसद की कारगुजारियों को लेकर पूरा स्टार दिया गया है। जहां तक विकास की बात है तो इसमें कोई शक नहीं कि रोहतक आज हरियाणा के अंदर विकास का मॉडल बन चुका है। उनके अपने हो या फिर उनके विरोधी, सभी मानते हैं कि यहाँ पर विकास के ऐतिहासिक काम पिछले 9.5 सालों के दौरान हुए हैं। मैं समझता हूँ जहाँ तक हरियाणा की बात है, इसमें कोई संशय नहीं है कि पिछले 8 वर्षों के अंदर हरियाणा विकास के मामले में आगे गया, देश के अग्रणी राज्यों में से एक गया, और उससे बड़ी बात यह है कि एक अच्छी नीयत से। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा के इस विकास में एक ऐसा तबका छूट गया जो दिन रात अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष करता है। रोहतक के अंदर किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया, लेकिन रोजगार न मिलने के चलते आज वे लोग संकट में जी रहे हैं। इसके अलावा पिछले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए भी कुछ खास नहीं किया गया। हमें जो भूमि अधिग्रहण की गई है, इसका जो फ्लैट रेट था वही दिया गया है हमें। हाँ, और कोई फैसिलिटी नहीं दी गई। जैसे गवर्नमेंट ने प्रेस में निकलवाई थी अखबारों में, अब ये जमीन दो, गवर्नमेंट वेल टाइम पर पैसा देगी और हर एक परिवार को रोजगार देगी। वो किसी परिवार में कोई रोजगार नहीं दिया गया अभी तक। वायदे तो बहुत किए गए थे, रोजगार, जमीन का रेट इतना दिया गया, कुछ ना तो रेट ही दिया गया, कुछ हम जमीन ले सके कि कहीं और भी ना कोई रोजगार मिला, कुछ भी नहीं। गांव के अंदर कुछ भी सुविधा नहीं मिली है। इसी सरकार को फायदा है, इसमें गांव वालों को कोई फायदा नहीं है। इसको जो रोड निकले हैं, रोड का हमारा क्या फायदा, ये बताओ। क्यों हमको हमारी जमीन नहीं रही तो रोजगार देने का वादा किया तो देना चाहिए। मैं खुद भी ये कर रहा हूँ, वहाँ अंदर कुछ भी नहीं दिया जा रहा हमको। हमारे गाँव में हर आदमी बेरोजगार हो गया। सरकार ने जो वादे करे थे, बहुत कम रेट पर तो जमीन एक्वायर करी है, किसी भी बच्चे को नौकरी नहीं दी। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ और भी गांव में सब पढ़े लिखे हैं, किसी को कोई रोजगार नहीं दिया। दीपेंद्र हुड्डा के वादों के मुताबिक गुड़गांव की तर्ज पर रोहतक का विकास और सेज परियोजना भी कारगर नहीं हो पाई। इसलिए रोहतक संसदीय क्षेत्र में रिकॉर्ड तोड़ विकास के बावजूद भी विकास की इस असमानता के चलते रोहतक संसदीय क्षेत्र की जनता ने उन्हें विकास के लिए सिर्फ आधा ही स्टार दिया है। जहां तक एकजुटता और तालमेल की बात है तो युवा सांसद दीपेंद्र हुड्डा विदेशों से पढ़े लिखे और ऊर्जावान सांसद हैं, जिन्होंने अपने विकास से तरक्की की एक नई मिसाल अपने संसदीय क्षेत्र में पेश की है। उनके विरोध में कोई भी रोहतक लोकसभा सीट पर नजर नहीं आता। वे एक सुलझे हुए और समझदार नेता हैं, जो सभी को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। सबको साथ लेके चलने का प्रयास किया है, हरियाणा को केवल आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इसलिए रोहतक संसदीय क्षेत्र की जनता ने सांसद दीपेंद्र हुड्डा को पार्टी और संगठन में एकजुटता के लिए पूरा 1 स्टार दिया है। दीपेंद्र हुड्डा लगातार दूसरी बार चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। उन्हें जब पहली बार 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर उतारा गया तो रिकॉर्ड तोड़ जीत के सारे रिकॉर्ड्स को उन्होंने तोड़ दिया। देखिए, रोहतक का राजनीतिक मिजाज ये जाट हार्टलैंड का केंद्र रहा है और हरियाणा की राजनीति में हमेशा इसकी अहम भूमिका रही है। जो देवीलाल का भी मुख्य केंद्र यही इलाका रहा और जब से यहाँ स्थानीय नेता उभरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, क्योंकि सर छोटू राम के बाद में यहाँ स्थानीय नेता नहीं उभरे थे, तो जब ये स्थानीय नेता उभरे तो लोग इनकी तरफ आकर्षित होने शुरू हो गए और पिछले 10 साल से ये सत्ता में है। तो अब भी ये मतलब हरियाणा, ये रोहतक और इसके इर्द गिर्द के इलाका हमेशा हरियाणा की राजनीति में इस इलाके की अहम भूमिका रही है। ये हमेशा ट्रेंड सेटर रहा है और आने वाले टाइम में भी इसकी अहम भूमिका रहेगी। उसी तरह दूसरी बार भी जब वे संसदीय क्षेत्र में चुनावी अखाड़े में उतरे तो रोहतक संसदीय क्षेत्र की जनता ने उन्हें एक बार फिर से भारी मतों के साथ संसद भवन भेजकर अपनी आवाज को दमदार तरीके से रखने के लिए भेजा। राजनीति में जब 2004 में उन्हें उतारा गया था तो उस वक्त वे एक नया चेहरा थे, लेकिन आज उन्होंने विकास के बाद अपनी एक अलग छवि बनाने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, राजनीति में अब तक उनकी छवि बेदाग रही है।
उन पर अब तक कोई राजनीति के दाग नहीं लगे। इसलिए रोहतक संसदीय क्षेत्र की जनता ने उन्हें पूरा 1 स्टार दिया है। इस तरह सांसद दीपेंद्र हुड्डा को रोहतक लोकसभा क्षेत्र की जनता ने 5 में से कुल 4 स्टार दिए हैं। सरकार उसकी बनेगी। मेरा एमपी मेरा हल्का के अगले एपिसोड में आपको लेकर चलेंगे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में। हम आपको दिखाएंगे कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल का रिपोर्ट कार्ड। सांसद नवीन जिंदल ने अपने संसदीय क्षेत्र में कितने विकास कार्य करवाए हैं और कितने चुनावी वायदे पूरे किए हैं। साथ ही आप पहली बार देखेंगे कि सियासत के मैदान से दूर भी इस युवा नेता की एक दुनिया है, जिसमें वो कभी एक उद्योगपति होते हैं, कभी खिलाड़ी, तो कभी होते हैं जनसेवक। सांसद नवीन जिंदल की शख्सियत के हर पहलू पर हम डालेंगे नजर। आप देखते रहिए लोकसभा का कुरुक्षेत्र।